हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये है BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर आपके इसमें जो है कुल मिलाकर 10 चैप्टर हैं, जिसके अंदर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 है। इसके अंदर ही ब्लॉक 1 में आपको 2 चैप्टर हैं, ब्लॉक 2 में आपको 4 हैं और ब्लॉक 3 में भी आपको 4 चैप्टर कुल मिलाकर हैं। तो सारे टोटल आपके जो है 4 चैप्टर मतलब 10 चैप्टर जो है बन जाते हैं। 3 ब्लॉक हैं और 10 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो ब्लॉक 1 में देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और डिस्क्राइब ऑक्यूपेशनल और जॉब स्ट्रेस एंड डिस्कस द सिम्टम्स एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस नेचर एंड कॉन्सेप्ट। तो हम देखेंगे जो स्ट्रेस है, द टर्म स्ट्रेस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेंजर दैट इज़ लैटिन वर्ड एंड मीन्स टू ड्रा टाइट। तो ये जो मतलब ड्राइव्ड हुई है स्ट्रेंजर लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू ड्रा टाइट, यानी कि किसी चीज़ को कसकर खींचना। और ये इट हैज़ टुडे बिकम ए वेरी कॉमनली, ये जो है टुडे की लाइफ में, आजकल की लाइफ में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। और कहाँ कहाँ पे मिलता है? स्कूल, वर्क प्लेस, डे टू डे लाइफ एंड सो ऑन। मतलब आपके जो वर्क प्लेस में मिलता है, स्कूल में मिलता है, और डे टू डे की जो लाइफ है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी बंदा जिसको अगर आप मिलोगे किसी से तो वो उसको अगर आप बोलोगे कि उसको स्ट्रेस नहीं है। मतलब हर बंदे को जो है स्ट्रेस होता है आज के टाइम पे। लेकिन ये यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रेस भी होना बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए। स्ट्रेस एक बैड स्ट्रेस होता है और एक गुड स्ट्रेस होता है। अगर आपको स्ट्रेस मतलब होगा ही नहीं तो आप अपने गोल, अपने एम, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में, स्ट्रेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेस सच इज़ लाइक साल्ट एंड पेपर की तरह है लाइफ में। विदाउट स्ट्रेस वुड बी विदाउट मोटिवेशन। मतलब हम मोटिवेट नहीं हो सकते और हम वर्क के लिए मतलब डायरेक्शन हम काम नहीं करेंगे कोई भी, हम डाइवर्सिटी ऑफ वर्क नहीं ढूंढेंगे, हम अब काम कुछ करेंगे भी नहीं। तो स्ट्रेस इज़ नॉट ऑल टुगेदर नेगेटिव एंड डज हैव न्यूमेरियस एडवांटेज। तो यहाँ पे आप यहाँ तक इसको देख लो और फिर उसके बाद ये इतना सा मीनिंग इसका देख लेना है। फिर उसके बाद आपको मेन चीज़ आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो कि ट्रू एक्सलो ने दी है डिफ़ाइन स्ट्रेस। ये मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई है तो ये याद करने में आसानी होगी। डिफ़ाइन स्ट्रेस द बॉडी रिएक्शन टू अ चेंज दैट रिक्वायर अ फिज़िकल। बॉडी का जो रिएक्शन है जब चेंज होता है फिज़िकल हिसाब से, फिज़िकल मेंटल और इमोशनल एडजस्टमेंट और response. तो this definition has further elaborated the response as being physical, mental और emotional in nature. तो इस मतलब ये एक डेफिनेशन है, इस परफेक्ट डेफिनेशन इसकी आती है। तो इस वजह से जो है इस तरह का होता है, फिज़िकल होता है, मेंटल होता है, इमोशनल होता है। इस तरह का जो स्ट्रेस हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब इसके कुछ दृष्टिकोण हैं जो कि अप्रोचेज टू स्ट्रेस। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट है द मेडिकल अप्रोच, यानी कि मेडिकल अप्रोच क्या कहता है। Cannon initially termed stress as the emergency response and further elaborated that stress had its source in the fighting emotions. तो as was discussed earlier, Cannon put forth the fight or flight response। जैसे कि आप जानते हैं फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। विद रिकॉर्ड टू स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू कैनॉन, जो मतलब कैनॉन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस वाज एन outcome of an environmental demand that was external and that lead to an imbalance in the natural steady state of an individual। तो इनके मतलब मुताबिक जो मतलब ये जो स्ट्रेस है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल रही है कि फाइट और फ्लाइट, यानी कि जब बंदा जो है
जब स्ट्रेस होता है उसको जब मतलब कोलैप्स की सिचुएशन में पहुंचता है, बहुत खतरनाक वाला डेंजरस वाला स्ट्रेस जब होता है, तो व्यक्ति का जो है दिमाग मतलब काम करना बंद हो जाता है और उसको जो है मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, ना तो वो उस बीमारी, अगर जो उसको बहुत लॉन्ग टाइम की बीमारी हो रही है तो वो उसको ना तो उससे बाहर आ सकता है ना कुछ, उसको लड़ना ही होता है। शरीर इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो ये जो फाइट और फ्लाइट मतलब ये है कि फ़ाइट करनी है उसको, ना भाग तो सकता नहीं है मतलब वो, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है, देखने को मिलती है। तो मेडिकल अप्रोच ये है। फिर है सेकंड नंबर पे द कॉग्निटिव अप्रेजल अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रेजल इसका दृष्टिकोण है। दिस अप्रोच इज़ विद रेफरेंस टू द पर्सपेक्टिव पुट फोर्थ बाई लेजरियस। लेजरियस नॉट ओनली बिलीव्ड, जो लेजरियस हैं वो सिर्फ बिलीव नहीं करते दैट स्ट्रेस वाज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, बट ही आल्सो फोकस ऑन द कॉग्निटिव अप्रेजल। वो इस चीज़ का तो बिलीव नहीं करते, लेकिन वो फोकस करते हैं कि कॉग्निटिव अप्रेजल पे। इट इज़ कैरिड आउट बाई एन इंडिविजुअल वाइल डिटरमाइनिंग वेदर अ सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन होगी, उसी तरह का जो स्ट्रेस हो जाता है। इवेंट इन स्ट्रेसफुल और नॉट, कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं लाइफ में जो कि स्ट्रेसफुल होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंसान को हो जाता है। ही फर्दर स्टेटेड द इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वे इन विच द कॉग्निटिव अप्रेजल इज कैरिड आउट। तो यहाँ पे जो है आपको ये आगे हमारी और थर्ड नंबर पे दिया है द पर्सन एनवायरनमेंट अप्रोच। पर्सन का एनवायरनमेंट अप्रोच, उसका क्या मतलब दृष्टिकोण है, पर्सन का क्या दृष्टिकोण है। दिस अप्रोच वाज पुट फोर्थ बाय रॉबर्ट खान। तो रॉबर्ट खान ने बताया है कि इन विच द हाईलाइट हाउ स्ट्रेस इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल व्हेन मेल या फीमेल इन अ सोशल रोल। तो ये कहते हैं कि जब स्ट्रेस कैसे होता है, जब स्ट्रेस कंफ्यूजिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ होती हैं या कन्फ्यूज़न होती है, तो इस वजह से भी जो है इंडिविजुअल के अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। समाज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या उनका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई चल रही है और कन्फ्यूज़न हो रही है, वो अच्छे से कोई चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, दिमाग उसका काम नहीं करता है उस टाइम पे, तो इस वजह से स्ट्रेस होना शुरू होता है। इन दिस मॉडल ही आल्सो रेफर टू द फिट बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट एंड ही इंडिकेट दैट गुड इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट फिट इज़ एन आउटकम ऑफ कंसिस्टेंसी between the role expectation and the skill and abilities of an individual। तो यहाँ पे आपको इसका फोर्थ पॉइंट आपका ये है द साइको एनालिटिक अप्रोच। इसका मतलब साइको एनालिटिक अप्रोच क्या कहता है, उनका क्या दृष्टिकोण है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रेस बाय लेविसन इज़ बेस्ड ऑन द साइको एनालिटिक थ्योरी बाय फ्रॉइड, जो कि इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, फ्रॉइड ने किन्हें दी है, FREUD, जो साइकोलॉजी के फादर भी इनको कहते हैं आई थिंक। तो अकॉर्डिंग टू लेविसन टू मेन एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नेमली ईगो, आइडल एंड सेल्फ इमेज इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड लीड टू स्ट्रेस। मतलब इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो पर्सनैलिटी है, नेमली है, ईगो जिसके अंदर आ जाता है, आइडल एंड सेल्फ इमेज जो है इंटरेक्ट करती है, तो उसके ये लीड करता है स्ट्रेस को। ईगो की वजह से भी जो है स्ट्रेस हो सकता है। और आइडल कैन बी डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल परफेक्ट सेल्फ, वेयर एज सेल्फ जब मतलब वो खुद की पहचान नहीं करवा पाता है, खुद की पर्सनैलिटी अगर सामने ना ला पाए, वो जो करना चाहता है उसका नेगेटिव होता जाए, तो वो चीज़ें तब भी उसको स्ट्रेस होने लगता है। जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसको जो है स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस दस इज़ एन आउटकम ऑफ द गैप बिटवीन द ईगो, आइडल एंड सेल्फ इमेज। तो ईगो, आइडल और सेल्फ इमेज इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, स्ट्रेस जो लीड करती है स्ट्रेस को। दिस मेनली फोकस ऑन हाउ स्ट्रेस रिजल्ट ड्यू टू द अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी फैक्टर इन एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताई गई हैं। तो ये आपकी टाइप्स 3 टाइप यहाँ पे बताई हुई हैं इन्होंने।
कि यूस्ट्रेस होता है, न्यूट्रस होता है और डिस्ट्रेस होता है। 3 टाइप के जो स्ट्रेस इधर बताए गए हैं आपकी बुक में। तो अगर आपको ये भी आंसर आए टाइप्स अगर बोलेंगे तो आपको ये लिख देनी है, यूट्रस, न्यूट्रस एंड डिस्ट्रेस। यूट्रस कौन सा स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस कैन बी गुड स्ट्रेस, मतलब जो यूट्रस होता है वो स्ट्रेस जो है गुड होता है, मतलब अच्छा होता है। इट इज़ एक्सप्लेन ए यूट्रस कैन बी डिफाइन एज गुड स्ट्रेस कॉज्ड बाय ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। डिजायर्ड स्ट्रेसर सच एज ए वेडिंग और न्यू जॉब, तो ये एक पॉजिटिव वे में देखा गया है। यूट्रस जो होता है इसको जो है पॉजिटिव वे में माना जाता है। और न्यू स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन स्ट्रेस इज़ नीदर हेल्पफुल नॉर हार्मफुल, ना तो हेल्प कर सकता है वो ना ही हार्मफुल होता है, तो इट कैन बी डिस्क्राइब न्यू स्ट्रेस, उसको जो है कह सकते हो आप न्यू स्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस की बात करते हैं। दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी एज स्ट्रेस, तो दैट मोस्टली पीपल कॉमनली रिलेट स्ट्रेस, जो थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे स्ट्रेस जो होता है, जो कि बहुत सारे पीपल जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो डिस्ट्रेस ऑकर व्हेन ए अराउजल एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल इन वेरी हाई और वेरी लो, तो यहाँ पे जो है आपको वेरी हाई या वेरी लो के तौर पे देखा जाता है। जब बहुत मतलब थर्ड स्टेज पे आ रहा है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्ट्रेस होता है, या मतलब हाई हो रहा है, आपकी सेहत जो है ज़्यादा बिगड़ती है, तो इसके अंदर जो है आपको डिस्ट्रेस कह सकते हो। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जो होता है, जो काम के रिलेटेड, जो जॉब के रिलेटेड बहुत सारी टेंशन होती है, जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए लाइफ को चलाने के लिए, तो ये जॉब के रिलेटेड स्ट्रेस होता है। तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड नेचर, तो हमने अभी पहले कॉन्सेप्ट और नेचर देखा। अब यहाँ पे आपको जॉब के रिलेटेड जो है देखना है। Understanding occupational or job stress is also relevant as stress can have a negative impact on the well-being, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है वेल-बीइंग पे। तो जो कि जॉब के रिलेटेड अगर स्ट्रेस होगा तो ये आपको मतलब आपको जो है टेंशन डाल सकता है वेल-बीइंग पे, आपकी सेहत जो है हार्म हो सकती है। प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय जब जॉब कर रहा है तो अगर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपको जो है टेंशन रह रही है, काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आपको जो है आपका असर दिमाग में पड़ रहा है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो इस वजह से आपकी जॉब पे असर पड़ता है। तो 2 सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट द नीड टू बी डिस्कस वाइल एक्सप्लेनिंग ऑक्यूपेशनल और जॉब स्ट्रेस और जॉब स्ट्रेसर एंड जॉब स्ट्रेन। वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेसर अर्लियर एंड जॉब स्ट्रेसर इज़ ए रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है Three main components of burnout include emotional exhaustion, including fatigue, depersonalization, including honesty towards other, and lack of care, concern toward other, and decrease in personal accomplishment, including lower level of motivation and ineffective परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कुछ 5 बर्नआउट के यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसका मैंने आंसर पहले भी डाला हुआ है, तो यहाँ पे अलग तरह से दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हनीमून स्ट्रेस बताया गया है, स्टेज बताई गई है इसके अंदर। तो जब एज एन एम्प्लॉय टेक अप ए न्यू जॉब, जब एक एम्प्लॉय जो है एक नई जॉब लेता है, या फिर मेल है या फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है, तो उसके अंदर जो है एंथुसियास्टिक अबाउट इट, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है वो इस चीज़ के लिए। बर्नआउट का जो मतलब ये मतलब इसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है एक पर्सन के अंदर। तो हाउ एवर डिसफंक्शन में क्रीप इन व्हेन एन इंडिविजुअल रिजर्व ऑफ एनर्जी गेट डिप्लीटेड एज शी कोपिंग विद द चैलेंज ऑफ द न्यू एनवायरमेंटल स्टेज एनवायरनमेंट दैट इज़ फाइंड हर सेल्फ या फिर हिमसेल्फ इन एंड द स्ट्रेटजीज एन एम्प्लॉय यूज टू कोप विद द स्ट्रेस एक्सपीरियंस फेलियर और नॉट यूजफुल इन द कोपिंग प्रोसेस। तो ये भी एक इसका मतलब बर्नआउट का फंक्शन है, ठीक है। तो फिर है सेकंड नंबर पे फुल शॉर्टेज स्टेज। पहले पे तो आपको एक्साइटमेंट होती है, बहुत उत्तेजना होती है कोई भी काम करने की। तो कभी कभी हम जो है अपने स्ट्रेस को उसको ना कोप नहीं कर पाते, हम ना इतने मतलब इतने खुश हो जाते हैं, इतने तो हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी वो चीज़ें भी जो है ख़राब कर देती हैं चीज़ों को। तो फुल शॉर्टेज स्टेज, एन एम्प्लॉय विल एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ लॉसेस, एग्जॉशन एंड इवन
इवन कन्फ्यूज़न। तो जब जो है एम्प्लॉय जो है एक्सपीरियंस करता है, जब उसकी ऑफ जो फीलिंग्स है वो लॉस हो रही हैं और एग्जॉशन, बहुत थकान है, कन्फ्यूज़न है, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है, मेल हो या फीमेल हो, डिस्प्ले लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब वो खुश नहीं है अपनी जॉब से, और स्लीप डिस्टर्ब, मतलब वो नींद अच्छे से नहीं कर पा रहा, इन अफेक्टिवनेस एंड फैटी, मतलब उसको मोटा हो गया है या उसको खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा, तो इस वजह से भी जो है एक बर्नआउट स्टेज इसके अंदर आती है। फिर है थर्ड नंबर पे क्रोनिक सिम्टम स्टेज, जो कि क्रोनिक एंड एम्प्लॉय एट दिस स्टेज जो है, एम्प्लॉय इस स्टेज में आल्सो डिस्प्ले वेरिड साइकोलॉजिकल सिम्टम, जो कि नहीं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, इसके अंदर जो है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो है दैट कॉल फॉर इमीडिएट अटेंशन, मेल हो या फीमेल हो, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम फिजिकल फैटी, तो ये एक्सट्रीम लेवल का जो है फिजिकल मतलब फैटी होने लग जाती है, मतलब ये कि आपको जो है बहुत ही फिजिकल हिसाब से जो है आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहने लगता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है आपकी लाइफ में। इवन डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि आप जो है सही से खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, आप अच्छे से जो है ना खा पा रहे हो ना सो पा रहे हो, आपको टेंशन ही टेंशन है, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो ये इलनेस आपका जो है, आपको बीमारियाँ इसकी वजह से हो सकती हैं। फिर क्राइसिस स्टेज, व्हेन द फिजियोलॉजिकल सिम्टम एंड द फीलिंग डिस्कस इन द प्रीवियस स्टेज कंटिन्यू, देन द क्राइसिस स्टेज बिगेन्स, फिर जो है क्राइसिस स्टेज स्टार्ट होती है। द एम्प्लॉय हर वे डेवलप पेसिमिज्म, एस्केप मेंटलिटी एंड मे आल्सो सफ़र फ्रॉम वेरिड हेल्थ, जब बंदा जो है बहुत ही ख़तरनाक ऐसे सफ़र कर रहा है, अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग स्लीप डिस्टर्ब, मतलब अच्छे से नींद नहीं आ रही, तो अल्सर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आ रही है, इसके अंदर क्राइसिस हो रहे हैं। फिर है हिटिंग द बॉल स्टेज, ये 5 कुछ स्टेजेस बताई हैं, तो दिस इज़ द लास्ट स्टेज एंड हेयर, आप जो है फर्स्ट वाले को जो आपको दिया गया है उसको आप जो है एक्साइटमेंट स्टेज भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्टेज एंड हेयर द एम्प्लॉय में एक्सपीरियंस कंप्लीट एग्जॉशन, मतलब ये एक लास्ट स्टेज है, कोलैप्स करती है, इसको कोलैप्स स्टेज भी कहते हैं, जो कि बंदा पूरा तरह से खुद की हिम्मत हार जाता है, मतलब ख़तरनाक तरीके वाला जो है, उसको स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, प्रॉब्लम फेस हो रही होती है, एग्जॉस्ट हो जाता है पूरी तरह से, जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की है वो बिल्कुल बैड, मतलब उसकी हेल्थ बैड, पूरा बंदा ना टूट जाता है। तो ये एक बर्नआउट की 5 स्टेजेस यहाँ पे बता रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आंसर दिया था, तो उसको भी देखे या इधर से भी देखे, आपको ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसके अंदर हम इसका डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप वो देखना या ये देखना एक ही बात है। तो फिर स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस क्या क्या होती है, तो डिक्रीज़ परफॉर्मेंस, जब डिक्रीज़ परफॉर्मेंस होती है, मतलब जब जॉब से वो खुश नहीं है, वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है उस जॉब से। इवन जो है absenteeism कैन बी रिलेटेड विद स्ट्रेस वाइल डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, द हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द अनवेटेड, यू कैन बी डिस्कस द डायग्राम, तो ये अभी देखो डायग्राम यहाँ पे दे रखी है स्ट्रेसर की, जो कि ये बहुत अच्छे से आपको बताता है स्ट्रेसर किन किन चीज़ों से क्या क्या कारण है हमारे। तो ये देखो स्ट्रेसर जो है, एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक बंदे पे, तो उस वजह से भी स्ट्रेस होता है, बंदा टेंशन में आता है, उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की हो या फिर अगर कंपनी में जॉब कर रहा है उसकी हो, या बहुत तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सर पे आती है तो बंदा स्ट्रेस होने लगता है। और फिज़िकल कंडीशन ख़राब हो सकती है, फ़िज़िकल हिसाब से जो है स्ट्रेस हो सकता है, ये कारण है। लाइफ इवेंट, यानी कि ज़िंदगी में होने वाले इवेंट कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, जो बुरे होते हैं तो वो बुरा ही असर करेंगे लाइफ में। इमोशनल लेबर, तो इमोशनल तरीके से जो फीलिंग, आप खुश नहीं रह रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो चीज़ें, उस वजह से भी जो है आपको स्ट्रेस होने लगता है इमोशनल तरीके से। फिर है स्कूल वर्क एनवायरनमेंट, इस वजह से भी जो है स्कूल वर्क एनवायरनमेंट, ये ज़्यादातर जो है बच्चा है उस पर हो सकता है, या टीचर है उस पर भी हो सकता है, उसको टेंशन होगी, बच्चों को ऐसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको टेंशन होती है, तो दोनों पे ही होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि खुद के साथ ही खुद की लड़ाई होती है, इंटरपर्सनल में तो घर के भी मामले में लड़ाई झगड़े होना, तो इस वजह से भी जो है ये
स्ट्रेस होता है। तो देखो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो एक्सप्लेन द मेन अप्रोचेज टू स्ट्रेस, जो कि अभी हमने कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। और बर्नआउट 5 स्टेज, तो वो भी हमने पढ़ ली, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखते हैं हम सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं स्ट्रेस होने के। अब देखो पहला बिहेवियरल सिम्टम्स दिया गया है। जो बिहेवियरल के हिसाब से होता है। द बिहेवियर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड डिटेरियोरेशन इन परफॉर्मेंस, अफेक्टिवनेस, indulgence in substance use, prone to accident, nervous और मैनरिज्म, poor time management, displaying checking ritual, changing in appetite, procrastination, eating faster, even talking or walking faster, impaired speech and so on। मतलब बहुत ज़्यादा जो कि इसको स्ट्रेस होता है इस स्टेज पे, जो कि क्या क्या मतलब इसके अंदर ना खुद के लिए टाइम है ना कुछ है, मतलब ऐसे भाग दौड़ इतनी कर रहे हो लाइफ में, तो ये बिहेवियर लाइक स्ट्रेस होता है, ठीक है। फिर है कॉग्निटिव सिस्टम, जो कि द कॉग्निटिव सिस्टम रिलेट टू स्ट्रेस इंक्लूड कॉन्स्टली वरिंग, टेंशन में रहना, एक्सपीरियंस रेसिंग थॉट्स, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन थिंकिंग, और फॉरगेटिंग मतलब भूलने की बीमारी लग जाना, नॉट एबल टू फोकस, आप जो भी काम करो फोकस नहीं हो रहा आपका अच्छे से, लैक ऑफ जजमेंट और पोअर जजमेंट, ऑल्सो पेसिमिज्म। तो ये एक कॉग्निटिव सिस्टम है। थर्ड है आपका इमोशनल सिम्टम। द इमोशनल सिम्टम इज इंक्लूड डिस्प्लेइंग फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, गेटिंग इरिटेट हो रहे हो आप, और एजिटेटिंग इजीली, फीलिंग ऑफ बर्थलेस, फीलिंग लोनली एंड इवन डिस्प्रेस, आप अकेले अकेले रहने लगे हो, आपको लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, और आप खुद से ही रोने लगते हो या डिप्रेस हो रहे हो, तो ये जो है इमोशनल के अंदर आता है। फिजिकल सिम्टम क्या क्या होते हैं, अब देखो इसकी वजह से जो है लो लेवल ऑफ एनर्जी हो जाती है, स्टमक अपसेट रहता है आपको, डाइजेशन, सर में दर्द रहना, माइग्रेन होना, माइग्रेन पेन जो होती है, पेन एंड एचेज होती हैं आपको, चेस्ट पेन होती है, रैपिड हार्ट बीट्स, जो आपका दिल की धड़कन है वो भी तेज़ी से ऐसे धड़क रही होती है, लैक ऑफ स्लीप, जो अच्छे से नींद नहीं कर पाते हो आप, और ड्राइनेस होता है, आपका माउथ जो है बहुत ज़्यादा सूखता है, फिजिकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब जो आपका मुंह है वो सूखता है, और एक्सपीरियंस टेंशन बहुत ज़्यादा है इन मसल, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस एंड सो ऑन, जल्दी से आपको इन्फेक्शन हो जाता है चीज़ों में, ये आपके हेल्थ के रिलेटेड जो होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक टेबल बनाया गया है, इसको आप देख लेना, इसको देख के ही आप अच्छे से आंसर कर पाओगे इसका, ठीक है। तो ये देखो फिज़िकल, अब फिज़िकल में क्या 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 होता है, रैपिड पल्स होते हैं, यानी कि पाउंडिंग हार्ट, इंक्रीज्ड परसिपेशन, टेंसिंग ऑफ आर्म एंड लेग मसल्स, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, और ग्रिटिंग ऑफ टीथ, हेडेक, इनडाइजेशन होती है, और नंबनेस होती है, ड्राई माउथ हो रहा है, पेन, कोल्ड, स्वेट, एब्डोनॉर्मल क्रैम्प्स जो है। अब साइकोलॉजिकल के हिसाब से क्या होता है, फीलिंग अपसेट, आप मतलब अच्छे से मतलब आपको खुश नहीं हो आप, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब अच्छे से आप उसको कर नहीं पा रहे हो, कंसर्न मतलब आप ना उसके बारे में फोकस नहीं कर पा रहे हो उस पर, तो इरिटेट हो, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद का जो कॉन्फिडेंट है वो लो हो रहा है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, वरी मतलब टेंशन रहना, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन अच्छे से नहीं बना पाते हो, रेसिंग थॉट्स एंड अपसेंट माइंडनेस, ये आपके जो है साइकोलॉजिकल में आते हैं। इमोशनल, अब इमोशनल में क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आना, गिल्ट, जेलसी, शेम, इम्पेशेंट, सुसाइडल फीलिंग, तो जो है इमोशनल एक खतरनाक वाली होती है, आप इसमें आत्महत्या भी कर सकते हो। तो इम्पेशेंट, आपको पेशेंस नहीं है, आपको जेलसी है, आपको लड़ाई ऐसे 2 मिनट में कर लो आप, तो आपको शेम फील होती है, या मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट पे ईगो मतलब वो हर्ट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें ज़रा ज़रा सी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। अब बिहेवियर, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो है डिटेरोरेशन इन परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, तो स्मोकिंग, यूज़ और अल्कोहल, मतलब आप इस सिचुएशन पे जो है स्मोक करने शुरू हो जाते हो, शराब पीना शुरू हो जाते हो, और ड्रग्स लेते हो, एक्सीडेंट प्रोनेस होती है, नर्वस मैनरेशन होता है, आपका दिमाग जो काम नहीं करता है, फूट टैपिंग नेल, तो बैटिंग, तो फिर है इंक्रीज और डिक्रीज ईटिंग, एनोरेक्सा, तो इंक्रीज और डिक्रीज स्लीपिंग, मतलब आप ना अच्छे से सो पाते हो, ना कभी सोते हो कभी नहीं सोते हो, तो ये डिस्ट्रप्शन हो रही है, फोबिया हो रहा है, आपको फोबिया हो मतलब इसके अंदर आ सकता है, आपको डर लगता है, ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग फास्टर,
पोर टाइम मैनेजमेंट, आपका कोई टाइम आप मैनेज नहीं कर पाते हो। इम्पायर्ड स्पीच और चेकिंग रिचुअल्स। तो ये कुछ ये टेबल है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि किन किन कारणों से जो है स्ट्रेस होता है। अब ये फर्स्ट आप इसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दृष्टिकोण कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है लड़ाइयों की वजह से। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन ऐसे टाइप जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अप्रोच होता है। एन इंडिविजुअल हैज़ चूजन बिटवीन टू गोल दैट आर पॉजिटिव एंड सिमिलर। यहाँ पे आप दो गोल चूज़ करते हो जो कि एक पॉजिटिव होता है और एक सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल में हैव टू चूज़ बिटवीन टू सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा आ गया आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दो बार लिखा हुआ है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव इन अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। हेयर अगेन देयर आर टू गोल, इधर भी जो है दो गोल हैं। दैट आर सिमिलर बट एज अपोजिट टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये उसके है सिमिलर लेकिन ये अपोजिट है उसका। द गोल हेयर आर नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव गोल होता है, यहाँ पे नेगेटिव गोल होता है अवॉइडेंस पे। यहाँ पे मतलब ऊपर वाले में जो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें पॉजिटिव गोल होता है और इसमें नेगेटिव गोल होता है। फिर उसके बाद जो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है। हेयर इज़ ए सिंगल गोल, यहाँ पे एक ही सिंगल गोल होता है विच इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि दोनों को मतलब वो करता है, लीड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, एन इंडिविजुअल टेकिंग अप ए जॉब अब्रॉड मे बी एक्साइट अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो शायद वो एक्साइट हो उस अपॉर्चुनिटी को, दो जॉब है वो अब्रॉड में, मतलब जो फॉरेन अगर जा रहा है बाहर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस जॉब के लिए। तो बट आल्सो हैज़ फेस द फैक्ट शी या मैन या फीमेल जो भी हो मतलब है, विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली। तो दस दिस गोल हैज़ बोथ नेगेटिव एज पॉजिटिव कंसिक्वेंस एंड दस एंड मतलब अगर आप वो दूर जा रहा है तो वो फैमिली से तो दूर रहेगा ही, वो अकेलापन होगा, तो उस वजह से बाद में तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इन वजह से भी जो है डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि अगर फैमिली से दूर रह रहा है, एक अच्छी तो आपको उसको जॉब तो मिल रही है, फ्यूचर तो मिल रहा है, लेकिन फैमिली अपनों से तो दूर ही है ना, तो इस वजह से भी ये भी कारण हो सकता है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो इट मे हैपन दैट द कॉन्फ्लिक्ट फेस बाय अस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। In this conflict, an individual has to choose between the options that have both positive and negative consequences. For example, a student may have to choose between two educational opportunities. एक student जो है दो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी चुनता है, वन ऑफ परसुइंग म्यूज़िक और दूसरा जो है इंटरेस्टिंग इन विच विल टेक हर पेरेंट्स अनहैप्पी। मतलब वो उसको तो है कि भाई उसको चाहिए, उसको चूज़ वो उसको है म्यूज़िक पे इंटरेस्ट है ना, तो लेकिन फैमिली जो है उसकी वो हो रही है, मतलब वो चाहती है कि वो इंजीनियर बने, तो जहाँ डॉक्टर बने तो वो चाह रहे हैं कि इंजीनियर बनना चाहिए। तो वो जो इसमें भी इस वजह से भी जो है जो स्टूडेंट है वो हो जाता है, मतलब डिप्रेस, उसको टेंशन होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है। विच विल इज़ पेरेंट्स हैप्पी बट शी रियली नॉट। अब वो क्या है, अब पेरेंट की बात तो मान लेगा, लेकिन वो खुद के लिए जो खुद के लिए नहीं जिया, मतलब खुद का वो टेंशन स्ट्रेस होने लग जाएगा। उनके लिए तो वो कर लेगा, लेकिन वो अच्छे से जो है उसको गोल नहीं कर पाएगा, एम पूरे नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ टाइप के हैं। इस चैप्टर में आपका जो है यही है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग टाइम मैनेजमेंट यूनिट 2 है हमारा, इसमें हमने देखना है टाइम मैनेजमेंट मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, टाइम मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेज। अब देखो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या क्या बनते हैं, क्या क्या पूछे गए हैं आपको एग्जाम में। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट का बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जो सिग्निफिकेंस होता है मतलब वो महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ कि क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हाईलाइट करने हैं मेजर टेक्निक एंड स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट कैन हेल्प इन प्रोमोटिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। फिर है एनालिस द रोल ऑफ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एट ए वर्क प्लेस।
फिर है एग्जामिन द प्रैक्टिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एट द वर्क प्लेस एंड सुजेस्ट नेसेसरी मेजर टू बी यूज्ड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एट द वर्क प्लेस। तो ये कुछ इसके अंदर क्वेश्चन हैं। पहले में हमने जो है 3 क्वेश्चन देखे, ठीक। इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन देख लिए इम्पॉर्टेंट, जो कि हमने समझ भी लिए। अब इसके अंदर हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको जो है समझने हैं। सबसे पहले आपका है टाइम मैनेजमेंट। इसके अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट जो कंट्रीब्यूट करता है बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम, जो कि सही तरीके से टाइम को यूज़ करना। इट इज़ ए कॉन्सेप्ट दैट डील विद द अफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि अफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम, जो कि अच्छे तरीके से जो है अफेक्टिव मतलब अच्छे से अपना जो है टाइम मैनेजमेंट कर पाए। It means the practice of choosing the available time in a useful and effective way। तो ये प्रैक्टिस करवाता है अवेलेबल मतलब ये करता है कि टाइम को जो है अच्छे से हम अपना मतलब सही तरीके से सही जगह पे जो है लगा पाएँ, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो स्पेशली इन वर्क, यानी कि स्पेशली जो है वर्क प्लेस पे आपके जहाँ भी आपको जो है टाइम की ज़रूरत है, मतलब टाइम जो समय है ना, समय किसी का वेट नहीं करता। समय अगर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा। समय बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टाइम। टाइम अगर आप वेस्ट कर दोगे, आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम के बिना आप तो कुछ भी नहीं हो। तो टाइम को सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। तो योर टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। इट रन इन द बैकग्राउंड, enable you to achieve more is less time and to enjoy your challenge at work। आपको टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप ज़िंदगी में अपना एम भी पूरा कर पाओ, अपने एम भी अचीव कर पाओ और अपने लाइफ को अच्छे से जी भी पाओ, खुश तरीके से जी भी पाओ। ठीक है, वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दोनों चीज़ें देखनी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने टाइम को मतलब हाँ आप घूम रहे हो फिर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप ज़िंदगी में सिर्फ घूमना फिरना ही है, वो ही नहीं करना है। आपको अपने गोल भी अचीव करने हैं, घूमना फिरना भी है, लेकिन आप ज़िंदगी एंजॉय भी करनी है, लेकिन आपने अपना गोल भी पूरा करना है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट मीन द एफिशिएंट यूज़ ऑफ आवर रिसोर्स इंक्लूड टाइम in such a way that we are effective in achieving important personal goal। तो further he include thus time management is the continuous ongoing process of analyzing, planning, realizing एंड री प्लानिंग। तो ये एक प्लान जो होता है कंटिन्यूस चलता है, इसको मतलब ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि आपके लिए टाइम वापस आ जाएगा, तो ये कभी भी, जैसे आप खुद एग्जांपल रखिए कि जैसे बचपन से लेके अभी तक कौन सा टाइम है जो वापस गया है, कोई बंदा आगे ही चलता है। मतलब जैसे आप मान लो आप अपना मतलब दिन आपका निकल रहा है ना, तो आप जैसे मान लो आपका बर्थडे आता है, एक आप कितने खुश होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो तो मतलब अगर आप 14 ईयर के हो तो आप 15 में जा रहे हो, तो लेकिन आपको ये 1 साल आप ज़िंदगी के जो है मतलब गँवा रहे हो। मान लो आप उसको ख़त्म हो रहा है आपका, वो आगे जा रहा है, आपकी उम्र जितने भी है उसके बाद आप मतलब एक बर्थ से लेके डेथ तक जो है ये ज़िंदगी चल रही है। टाइम कभी वापस नहीं आ रहा है, तो जो टाइम है आप उसको अच्छे से जियो, अपने अचीवमेंट पूरे मतलब अपने गोल्स है पूरे करो। ठीक, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर, अपने गोल भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट देखो, यहाँ पे आपको जो है किस तरह से आप टाइम को मैनेज करोगे। प्लानिंग फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आप एक प्लान के हिसाब से जो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करोगे। प्लानिंग करनी है आपको कि कैसे आप जो है अपने गोल को भी पूरा कर पाओगे। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो। अगर आपने प्लान नहीं किया होगा, प्रिपेयर नहीं किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आपने उसके कोई प्लान नहीं किया होगा, फ्यूचर प्लान नहीं किया होगा, आप उसी टाइम जा रहे हो, ना आपने उसके बारे में नॉलेज ली, ना उसके बारे में पढ़ा, आप उसी टाइम टपक पड़े उधर, तो अगर आपका इंटरव्यू वहीं पे होगा, आपने प्लान ही नहीं किया, आप दोगे क्या जब आपको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ की प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है टॉप प्रायोरिटी, अब देखो यहाँ पे मटेरियल दिया गया है, आपको तो पता है, आपको ये पॉइंट्स भी अगर आप याद रखेंगे ना खुद से भी, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख ही लोगे, ज़रूरी नहीं है यही चीज़ आप याद करके, अगर आप याद करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आपको वहाँ पे मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। देखो वही है ना, टाइम मैनेज करना है। अगर आप 2 घंटे में अपना पेपर नहीं करोगे तो आप एक ही क्वेश्चन को लगे रहोगे, तो आप बाकी के 4 कौन करेगा। तो वो टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम के हिसाब से कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो ये भी देखो, ये भी एक टाइम प्लान करके आपने ये अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। फिर सेकंड है प्रायोरिटी टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। जो प्रायोरिटीज़ क्या क्या है आपकी, तो वो बेस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस के बेस पे आपको करनी चाहिए। तो इन द नेक्स्ट स्टेज प्रायोरिटी द टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस फॉर देयर प्लान डे। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क इन नेसेसरी। तो जो अर्जेंट टास्क है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्लियरली मार्क नंबर एंड डेट अगेंस्ट ईच टास्क इन अ वीकली प्लान। वीकली जो प्लान होते हैं, मतलब टास्क अबाउट शुड मैनेज एंड परफॉर्म बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। आपको जिस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो उसको भी टाइम देना है, लेकिन ये जो प्लान के हिसाब से अगर आप करेंगे अच्छे से, तो आप तभी जो है अपने प्रायोरिटी को भी टाइम दे पाओगे, जो चीज़ आपको पसंद है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ प्रायोरिटी ही आपकी जो चीज़ पसंद है, तो उसको टाइम तो आप तब दोगे ना जब आप बाकी काम अपना कर पाओगे, तो उसके लिए भी टाइम निकालना, दूसरी चीज़ के लिए भी टाइम निकालना है। तो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तभी निभा पाओगे जब आप एक अपने टाइम को मैनेज करना जानते हो। ऐसे तो रिस्पॉन्सिबल आपको बोल ही नहीं सकते अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता होगा अपना। ठीक है, तो फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय शुड लर्न टू से नो फॉर एक्स्ट्रा वर्क विच शी या ही कांट परफॉर्म इन गिवन टाइम। तो अगर वो उस टाइम पे अपना मतलब काम नहीं कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगा, तो समय पे तो उसको कोई तो काम देगा ही नहीं। अगर जिस टाइम के लिए मान लो आपको दिया गया है टाइम कि भाई ये फाइल आपको कंप्लीट करनी है, आप अगर उसको कर नहीं पाओगे तो आपको कौन रिस्पॉन्सिबल समझेगा, कौन आपको काम देगा। तो ये चीज़ है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना है। फिर आपको है सेटिंग गोल टू अचीव सक्सेस। तो आपको एक सेट करना है गोल और अचीव करनी है सक्सेस। मतलब एक गोल, जैसे आप कोई भी चीज़ बनना चाहे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या म्यूजिकल जो भी आप सिंगर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। उसके लिए स्टार्टिंग से आपने गोल सेट करना है, कितना टाइम उसको देना है, कितना टाइम बाकी चीज़ों को भी देना है। लेकिन ये है कि आपको ज़िंदगी भी जीनी है अच्छे से, और आपके गोल भी अचीव करने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सेटिंग डेडलाइन टू अचीव द टारगेट। डेडलाइन जो है सेटिंग करनी है और अचीव करने हैं आपके टारगेट। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जो है इज़ सेटिंग डेडलाइन, जो कि सेटिंग डेडलाइन है इन टू कंप्लीट द टास्क विद इन द stipulate time frame. For this purpose, the team leader not only fix deadline but also motivate employee to strive hard to try to complete the task ahead of the headline. तो ये भी एक इसकी इम्पॉर्टेंट फिफ्थ वाली है। अब 6 नंबर पे है मॉनिटरिंग टू एंश्योर कंप्लीटेड ऑफ टास्क इन एलोकेटेड टाइम। तो मॉनिटर टू एंश्योर ज़रूरी है कंप्लीट ऑफ टास्क इन एलोकेटेड टाइम। तो द टीम लीडर एंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड इन द एलोकेटेड टाइम। जो कि टाइम दिया गया होगा उसी पे आपको जो है अपना वर्क कंप्लीट करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है। एंड डिले डिस्टर्ब द चेन देयरफॉर। अगर आपने कोई भी चीज़ को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, मान लो आप कहीं जा रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ की मतलब आपको जाना है मान लो दिल्ली से जाना है मुंबई, आपको आपने ट्रेन की जहाँ फ्लाइट में जा रहे हो या जिसमें भी जा रहे हो आपने टिकट लिया, अगर आप उससे 1 मिनट भी दूर पहुंच जाओगे, मतलब दूरी हो जाएगी आपकी, तो आपकी जो ट्रेन वो निकल जाएगी, जहाँ फ़्लाइट है वो निकल जाएगी, तो आप पहुंच पाओगे क्या अपने गोल पे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं, जो एक चेन होती है उसको जो है डिस्टर्ब हो जाता है, डिले अगर आप जितना करोगे तो उतना जो है आप कंप्लीट अपने गोल को नहीं कर पाओगे। तो सम पर्सनल टाइम आल्सो अटेंड पर्सनल कॉल, चेक ईमेल एक्सेट्रा। तो आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। मान लो आप ईमेल के थ्रू अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, तो अगर आपको कहीं जाना है, इसकी बजाय अगर आप घर से ही उसका काम कंप्लीट कर पाते हो, तो आपका भी खुद का भी टाइम बचेगा और उस बंदे का भी टाइम बचेगा, आने जाने का जो है टाइम बचेगा। तो एक अच्छे से जो है टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मतलब मैनेजमेंट, तो मतलब
इम्पॉर्टेंट क्यों है टाइम मैनेजमेंट, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ज़रूरी क्यों है टाइम मैनेजमेंट करना। तो मेन तो है भाई, अगर ज़रूरी नहीं होता इम्पोर्टेंस, अगर इसकी इसीलिए भी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि अगर आप कोई भी ज़िंदगी में अचीव गोल करना चाहते हो तो आपको जो है इसकी इम्पोर्टेंट समझनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम को मैनेज करना। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल दैट्स हेल्प टू सक्सेस इन वर्क अदर पर्सनल एंड अवर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हेल्प करती है आपके गोल पूरे करने में, आपके वर्क पूरे करने में जो है आपकी हेल्प करती है। तो बाय फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल और एम्प्लॉय कैन अचीव मोर सक्सेस, मीट डेडलाइन, यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, डेवलप बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन, कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको जो एक अच्छा पर्सन माना जाएगा, एक ग्रेट पर्सन माना जाएगा, एक लीडर आपको मान सकते हैं। तो लीड ए बैलेंस लाइफ हो, मतलब आपको जो हर चीज़ को लेके चलना है। मान लो आप एक घर में रह रहे हो तो आपको जो है फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी जॉब को तो देना ही है लेकिन फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है, इंपॉर्टेंस हर बंदे को देनी है। अगर आप उनको भी टाइम नहीं दो, सिर्फ जॉब 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 जॉब, तो आप घर वालों को टाइम नहीं दे रहे, तो ये भी एक गलत चीज़ होती है, जो कि लाइफ तो मतलब फिर तो फ़ायदा ही क्या है ज़िंदगी का, है ना। तो प्रोफेशनल लेवल पे भी आपको देना है और पर्सनल पे भी आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। जो जॉब वालों को भी देना है और पर्सनल लाइफ में भी जो है खुश रहना ज़रूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी टास्क हैज़ अ डेडलाइन, हर टास्क की जो है डेडलाइन होती है। तो इन दिस रिगार्ड टाइम मैनेजमेंट नेसेसिटीज प्लानिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट टू डू लिस्ट फॉर डे टू डे इंपॉर्टेंट टास्क इन द वर्क प्लेस, तो विच हेल्प एम्प्लॉय टू फिनिश द अगेंस्ट टास्क विद इन द टाइम फ्रेम एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी। अगर वो टाइम से काम अपना कर देगा तो उसी वजह से जो है वो एक एनहांस अपनी प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ा पाएगा, अपनी जो वैल्यू एक बढ़ाता है। जो कंपनी में काम कर रहा है तो उसको अगर अच्छे से काम करता जाएगा तो एक प्रोडक्ट उसको नंबर 1 पे जा सकती है कंपनी, एक अच्छे से उसको मतलब एक अच्छे से मोटिवेशन मिले, कंपनी को अच्छे से काम किया जाए तो वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, उसके जो गोल हैं, एक तो एम्प्लॉय को भी खुशी होगी और जो ऑर्गेनाइज़र है जिनकी कंपनी है तो उनको भी खुशी होगी। ठीक है। एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय कीप हर सेल्फ हिमसेल्फ अपडेट एंड असाइन, मतलब ये लड़का और लड़की के लिए दिए गए हैं इसलिए ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो एंड असाइन सम इज अ टाइम इन द डेली शेड्यूल टू चेक अपडेट एंड हर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट सोशल नेटवर्क साइट्स कॉल अप फ्रेंड्स एंड फैमिली इन द कॉन्टेक्ट टाइम मैनेजमेंट अलो हर keep a check on time waster and spend quality time with family which enhance happiness and success in her पर्सनल एज वेल एज़ प्रोफेशनल लाइफ। तो वो अगर अच्छे से टाइम मैनेज कर रहा होगा तो वो एक मतलब हैप्पीनेस पा सकता है। वो अगर फैमिली भी खुश और वो अच्छे से काम करे उसके गोल भी जो है सक्सेस होंगे और पर्सनल लाइफ में भी वो खुश रहेगा और मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश रहेगा, काम के मामले में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो वेल ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय प्लान हर कैरियर इफेक्टिवली एंड कंप्लीट द असाइन टास्क एंड टाइम कंट्रीब्यूट टू रीचिंग एट द टॉप ऑफ हर करियर विद इन द शॉर्टर पॉसिबल टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। अब अबव ऑल टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन एंड मेक एम्प्लॉय मोर डिसिप्लिन एंड पंचुअल। एज अ रिजल्ट get in the habit of reaching work on time and working efficiently that enhance productivity, मतलब enhance होती है प्रोडक्टिविटी और विच रिफ्लेक्ट ग्रोथ इन द, और ग्रोथ करती है ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे उसके अपने गोल पा सकती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस कुछ थी। अब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन है कंसिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं वेस्टिंग टाइम के और क्या क्या फ़ायदे हैं वेस्टिंग टाइम के। फ़ायदा तो वैसे कुछ नहीं होता है ना, फ़ायदा तो क्या ही होगा टाइम वेस्ट करके। तो कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं। The consequences of wasting time are failing to manage time effectively lead to following undesirable circumstance। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। एंड इंडिविजुअल मिसेज डेडलाइन विच अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड रेपुटेशन। अगर वो इंडिविजुअल जो है वो डेडलाइन को मिस करता है, वो अपने
काम को समय पे नहीं कर पाता है तो वो अफेक्ट करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी पे और उसकी रेपुटेशन यानी कि उसकी इज़्ज़त पे और उसकी प्रोडक्टिविटी पे जो वो मतलब अफेक्ट करेगा। फिर बी है अ पुअर प्रोफेशनल रेपुटेशन अफेक्ट हेल्थ एंड कैरियर। अगर आपका पुअर प्रोफेशनल है, आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इज़्ज़त तो डूबेगी डूबेगी, आपके हेल्थ और करियर पे भी जो है इफ़ेक्ट होगा। आपके जो सैलरी अच्छे से नहीं आएगी तो आपको निकाल भी सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप अच्छे से अगर उनको टाइम नहीं दोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको निकाल भी सकते हैं, करियर खतरे में आ सकता है आपका। सी इट कॉजेज हायर स्ट्रेस लेवल। तो ये एक हायर स्ट्रेस लेवल हो सकता है विच अफेक्ट हेल्थ, जॉब परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। ठीक। फिर है डी इन एफिशिएंट वर्क फ्लो विच अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इनएफिशिएंट वर्क फ्लो जब होता है तो विच ये इसका इफेक्ट होता है कोऑर्डिनेशन और प्रोडक्टिविटी पे। रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। पुअर क्वालिटी का जो वर्क है मतलब उसका जो पुअर क्वालिटी की तरह जैसे आपने वर्क किया है तो विच अफेक्ट द आउटपुट। आपके आउटपुट पे जो आपकी इनकम पे, आपकी चीज़ों पे, आपके जो आप जो भी ज़िंदगी में पाना चाह रहे हो, आपको जो आउटपुट आ रहे हैं उसमें आपको इफेक्ट होगा। स्पेंडिंग लेस क्वालिटी टाइम विद फैमिली। तो अगर आप कम टाइम फैमिली के साथ कर रहे हो मतलब मैनेज कर रहे हो तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे। आपका जो है बच्चे आपके मतलब अगर आप एक फादर हैं तो आप जॉब की दे रहे हो, घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, तो आपकी दूरियां बढ़ेंगी, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर कंसिक्वेंसेस कुछ हैं। बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो बेनिफिट क्या है? Inculcate the habit of punctuality and discipline. An individual learn to make judicious use of time, to do list and jots down important task which has the complete as per priority on a particular day against the specific time slots. It completion of task within a stipulated time which include the habit of punctuality and discipline. तो बेनिफिट जो फ़ायदे क्या हैं टाइम मैनेजमेंट के, अगर वो अपने को अपना टाइम जो है अच्छे से कर पंक्चुअल है अपने काम को कर लेकर, अपने डिसिप्लिन को लेकर, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हर लेवल पे जो है उसकी शाबाशी होती है। ठीक है, तो चलिए बी पार्ट में है बिल्डिंग कॉन्फिडेंट एंड बूस्ट इन इंडिविजुअल मोरेबल। तो when an individual employee effectively accomplishes the given task within the similar frame, it makes her popular among his peers. It is evident that such individual create a special place of them and become the center of attention everywhere, which build confidence and boost their morale. तो अगर वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट आता है और बूस्ट करता है इंडिविजुअल मोर, मतलब अगर वो अच्छे से टाइम मैनेज करता है तो उसका कॉन्फिडेंट जो है बढ़ता है और उसका बूस्ट होती है इंडिविजुअल जो उसका मोरल जो है बूस्ट होता है, मतलब बढ़ता है, और वो उसका कॉन्फिडेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो काम अच्छे से कर पाता है, उसको कॉन्फिडेंट आ जाता है कि भाई मैं हर काम जो है कर सकता हूँ अच्छे से। फिर एनकरेजेस टू प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क, एनकरेज करती है प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंट टास्क में। तो द टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट इनेबल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय द प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट टास्क वर्क प्लेस एंड पर्सनल लाइफ पर completing the assigned task within the stipulated time. One has to say no to unimportant task and everything that comes her way. तो कुछ चीज़ें ये भी होती हैं। फिर है डी डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, उसकी डेवलप होती है किसकी? एम्प्लॉय की, इंडिविजुअल की। एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय बिकम मोर ऑर्गेनाइज ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। ड्यू टू मतलब टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो एक मतलब बिकम ऑर्गेनाइज ड्यू मतलब फॉर एग्जांपल कीप द फ्रिक्वेंटली यूज आइटम सच एज इम्पॉर्टेंट फाइल। वो अच्छे से जो है अपना काम कर रहा है, अपनी टाइम पे ही जो है अपनी फाइल्स बना रहा है या फोल्डर या स्टेशनरी एक्सेट्रा प्रॉपर प्लेस पे पहुंचा रहा है, काम अच्छे से कर रहा है विच सेव टाइम एंड एनर्जी। और एक तो मतलब टाइम भी जो है बचा रहा है, एक एनर्जी को बचा रहा है, अपने टाइम को बचा रहा है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे से टाइम टू टाइम जो काम कर रहा है। दस टाइम मैनेजमेंट पेव्स द वे टू एनहेंस फोकस प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव इंडिविजुअल। तो उसकी वजह से प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी जो है इंडिविजुअल की बढ़ती है, फोकस होता है उस पर, एनहांस होती है, बढ़ती है। तो ये चीज़ है। इम्प्रूव स्किल्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जो एक इम्पॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट की, ये
ठीक है। तो ये एक पॉइंट वाइज दिया गया है जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट होती है उसकी स्किल और फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग पे, ठीक है। तो इम्प्रूव होती है उसकी स्किल्स, तो बढ़ती हैं, मतलब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू बेटर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। इंडिविजुअल एम्प्लॉय हु लर्न करियर प्लानिंग नाउ एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड 5 ईयर फ्राम नाउ, तो वो खुद को जो है 5 ईयर के बाद क्या, मतलब उसको स्किल्स जो क्या देखना चाहता है कंपनी में। पहले तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप मतलब 5 साल के बाद खुद को कहाँ पे किस पोजीशन में देखना चाहते हो, दैट। तो अगर वो अच्छे से अपना काम करेगा तो वो अच्छे लेवल पे आ जाता है, जो उसका गोल होगा, वो जो खुद को देखना चाहते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं उसके स्किल। तो इसकी वजह से जो टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो अपने गोल को पा सकता है, ठीक। रियलाइज गोल विद इन द shortest time span, तो those individual employee who strictly follow and work accordingly to the plan due to list they realize their goal with the shortest possible टाइम स्पैन। तो रियलाइज गोल विद इन द शॉर्ट टाइम पे वो अगर अपने गोल पूरे कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके अंदर वो किस वजह से कर सकता है, शॉर्ट टाइम पे गोल अपने कैसे पूरा कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। वो अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, इस वजह से अपने ज़िंदगी के गोल भी वो पा रहा है, जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब देखो टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपके यूनिट 2 का। स्मार्ट गोल, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या क्या होती है। स्मार्ट गोल, इफेक्टिव प्लानिंग, यानी कि अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई, स्मार्ट तरीके से काम करना, मतलब ये नहीं कि ढीला वीला ऐसे कर रहे हो, स्मार्ट तरीके से, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से आप काम कर रहे हो अपना। और रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टारगेट, मतलब अचीव कर रहे हो ऐसे टारगेट जो है आप, अचीवेबल टारगेट है जो पूरा कर सकते हो। प्रायोरिटाइजेशन, टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, देखो प्रायोरिटाइजेशन, डू टू 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 डू लिस्ट, द 80-20 प्रिंसिपल, ऑप्टिमम एक्सलेंस, डू इट टू अ फिनिश, काम करोगे तो फिनिश करोगे। एफिशिएंट सेल्फ मैनेजमेंट, मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव वर्क कल्चर, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, डेलीगेशन, और मैनेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट टाइम एंड टाइम ऑडिटिंग। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये कुछ सम जो है इसके इम्पोर्टेंट जो है 16 17 जो है इसके पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट टेक्निक हैं इसकी। स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अब इसकी स्किल्स क्या क्या हैं। ऑलवेज स्टे ऑर्गेनाइज एंड वर्क एंड इन पर्सनल लाइफ, हमेशा जो है ऑर्गेनाइज्ड वर्क और पर्सनल लाइफ। फिर सेटिंग स्मार्ट गोल, स्किल इसकी है, सेट करता है स्मार्ट गोल। प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क टू बी कंप्लीट टू डू लिस्ट। फोर्थ है यूजिंग प्लानर, ऑर्गेनाइजेशन, कैलेंडर ऐप सच एज गूगल कैलेंडर एंड रिमाइंडर ऑन फोन और पर्सनल कंप्यूटर। यूज़ करता है प्लान करता है ऑर्गेनाइजर कैलेंडर के थ्रू, ऐप सच एज गूगल, जैसे गूगल के थ्रू, कैलेंडर के थ्रू, रिमाइंडर ऑन फोन, मतलब ये अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ये चीज़ों का इस्तेमाल करता है। वी टेकिंग ओनशिप ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द वर्क प्लेस, तो ये भी एक इस वजह से टेक्निक है इसकी। और एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टेड एट द वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल फाइल फॉर इजी रिट्रीवल एट द वर्क प्लेस, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यूज़ करता है नई नई टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट द असाइन विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम फ्रेम। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसकी, सेइंग डिप्लोमेटिकली नो टू undue pressure, delegating responsibility to employee as per their specialization and capability to achieve the target, using technique to enhance focus and concentration on work, setting realistic standard for quality। फिर assess and keep one behavior, conduct and demands always positive, maintaining punctuality and discipline in work at life, participating in relaxation technique, meditation, yoga during leisure time to maximum energy level at work, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस पीरियडिकली। तो ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने कुछ
थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है याद कर लेना। स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आ जाता है तो आप ये हम कुछ कुछ चीज़ें जो याद कर लेना, जो कि आपको 3 पेज पे ये आ ही जाएगा। 3 पेज तो बन ही जाता है पूरा। तो इसका जो मटेरियल है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो हमने कर दिया। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट टेक्निक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये भी हमने दोनों कर दिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर का क्या क्या रोल है इसके अंदर। तो ये भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसके, 10 पॉइंट इसके भी दिए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ये भी देख लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर क्या ही करोगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं इनका, एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर का रोल क्या क्या होता है इसको मॉनिटर करने में। तो मेल और फीमेल सुपरवाइजर एंड मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट एंड एडवाइस द अकॉर्डिंगली टू अचीव द टारगेट। तो ये एक बोला जाता है, इनको एडवाइस दी जाती है, सुजेस्ट किया जाता है सबॉर्डिनेट्स, तो अकॉर्डिंगली टारगेट इसके जो पूरे कर सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर जो है मॉडल फॉर स्टाफ, तो वो जो है हमेशा जो बताते रहे, गाइडलाइन करते रहते हैं कि किस तरह से आप अपने काम को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इसके अंदर आती हैं। तो अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर जो रोल, उनका मैनेजर का रोल होता है, उनको देखना होता है ये चीज़ें कि मतलब किस तरह से जो है टाइम मैनेजमेंट किया जाए। और ये जो है एम्प्लॉय को देते हैं, उसके मतलब उसको टारगेट देते हैं, उनको बताते हैं कि कब कौन सी चीज़ कब करनी है। तो वो उनको जो है बहुत सारे जो है चीज़ें जो है हेल्प करते हैं। तो इनका जो है रोल होता है इसके अंदर, हर चीज़ इनको देखनी होती है। अगर कोई कंपनी है तो उनका ही जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो एम्प्लॉय को सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करवाते हैं और उनको बोलते हैं कि कौन सी चीज़ कब करनी है, गाइडलाइन देते रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर एंडायर टू द गाइडलाइन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेन देयर टीम, तो वो उनको जो है ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं लेक्चर के थ्रू या कैसे भी करके उनको जो है चीज़ें बताते रहते हैं कि इस तरह से काम करना है। उनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो द रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट ऑल एडमिनिस्ट्रेटर में कीप चेक एंड आस्क हर सबॉर्डिनेट टू कीप शुड टू ईच ऑफ देयर डेस्क एंड चेक करते रहते हैं और उनकी फाइलें जो है चेक करते हैं सही है या गलत है, अरेंज अच्छे से प्रॉपरली की है या नहीं की हैं। तो ये उनका रोल रहता है, ठीक है। हमेशा उनको चेकिंग करनी रहती है। तो वी पार्ट में आपको फिफ्थ जो इसका है एडमिनिस्ट्रेटर का, मोटिवेट करते रहते हैं अपनी टीम को प्रिपेयर करने में, वर्क करने में जो है मतलब उनको मोटिवेट करते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं चीज़ें, और को जो है एंश्योर दैट दे फॉलो इट एन इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, तो उनको जो है मोटिवेशन देते रहते हैं, ठीक है। तो कीप्स चेक एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर सो इशू नेसेसरली स्टेशनरी आइटम सच एज नोट पेड्स, रजिस्टर, पेन्स, फोल्डर, पेन ड्राइव टू ऑल एम्प्लॉय एट द राइट टाइम। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं, तो इनका काम होता है। फिर उसके बाद है मॉनिटरिंग, मतलब मॉनिटर करते रहते हैं, कीप अ ट्रैक ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, चेक करते रहते हैं परफॉर्मेंस उनकी देखते हैं। और प्रेफर टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर दैट, जो जैसे अगर कंपनी में सॉफ्टवेयर हैं तो अच्छे से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऑफिस में अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो है ध्यान रखते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर आती हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, हर चीज़ जो है इनका काम होता है। तो फिर उसके बाद प्रोवाइड एक मतलब जो एम्प्लॉय है क्या क्या चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए वो चीज़ें भी बताते, उनको देते रहते हैं। और क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो भी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी एम्प्लॉय बोलेगा तो उनके जो है डिमांडें होती हैं, सम डिमांडें जो है पूरी की जाती हैं। और उनको अच्छे से काम करेंगे वो, तो उनको प्रमोट भी किया जाता है, प्रमोशन दी जाती है, रिवॉर्ड दिए जाते हैं, तो उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो है एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करता है। तो फिर उसके बाद इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन सम लाइबिलिटी इज़ गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर एंश्योर दैट नोबडी शुड मिस हर पावर। तो ये भी बताया जाता है कि मतलब वो ही ध्यान रखते हैं कि कोई भी अपनी पावर का जो है अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाए। जब जो भी अपॉर्चुनिटी दी हो किसी को तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाए, ये चीज़ें भी वही ध्यान रखते हैं।
तो ये चीज़ें कुछ इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सजेशन फॉर एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। सजेशन टाइम मैनेजमेंट की जो सजेशन है उनको देते रहते हैं, सजेस्ट किया जाता है। तो इसको जो है थोड़ा बहुत अगर आपको ये बताएगा, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस। तो आपको जो ऊपर आपने अभी आंसर पढ़ा वो आप कर सकते हैं। तो अभी देखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू अचीव द टारगेट थ्रू टाइम मैनेजमेंट कमिट। तो ये चीज़ें आप जो है इसका आंसर आप दे सकते हो। तो ये था हमारा ब्लॉक 1, 2 चैप्टर जो कि हमने अच्छे से समझे हैं। मुझे नहीं लगता हमने कोई भी चीज़, ये लास्ट वाला हमने अच्छे से नहीं समझा, क्योंकि क्या पता ना ही आए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस यूनिट मतलब यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। कम से कम 4 5 6 क्वेश्चन जो है इस यहाँ से आपके बनते हैं। तो आपने जो है ये अच्छे से समझ लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप मुझे भी मोटिवेट करें कीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ थोड़ी बहुत कमी होती है, कभी बोलते हैं ना जल्दी तो कभी अटक जाता है इंसान जो बोलना चाहता है, कभी होता है ये चीज़ें। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आपसे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।